आइए दोस्तों तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं दोस्तों आपको एक सीरीज में शुरू कर रहा हूं ये, और इस सीरीज के बाद हम वर्ड्सवर्थ को क्लोज करेंगे। ये सीरीज दोस्तों मैं लाया हूं जो भी वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके लिए। और करना ये है आपको कि सभी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, उनके सीधे सीधे आंसर आपको बताऊंगा। और जिन क्वेश्चंस को विशेष रूप से दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उनको आप नोट कीजिएगा, उनको आप याद रखिएगा। कम से कम वो क्वेश्चंस तो आपको जरूर याद रखने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहली पोएम लेते हैं दोस्तों टिंटन एबे। टिंटन एबे के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर इमेजिन इन is responsible for the smoke rising above the trees। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पीकर यानी जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो किस चीज को रेस्पॉन्सिबल समझता है, कारण समझता है जो धुआं पेड़ों से उठ रहा है उसके लिए। तो ऑप्शन है दोस्तों, ए फैक्ट्री को, ए बेकरी को, ए फॉरेस्ट फायर को, ए हर्मिट को। तो जैसा मैंने आपको पोएम में पढ़ाया है कि उस धुएं को देख करके वह यह अंदाजा लगाता है कि जंगल में कोई साधु बैठा हुआ है, केव में, वो गुफा में, और वहां से वो धुआं ओरिजिनेट हो रहा है। तो सही आंसर है दोस्तों डी, अ हर्मिट। Of what does the speaker refer to themselves as a worshipper in the final section। जो फाइनल सेक्शन है इस कविता का, उसमें अपने आप को एक वर्शिपर बताता है वर्ड्सवर्थ। किसका वर्शिपर बताया है? नेचर का वर्शिपर, लव का वर्शिपर बताता है अपने आप को, रिवर का वर्शिपर बताता है, या गॉड का वर्शिपर बताता है। तो सही आंसर आपको मालूम है दोस्तों, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि इस कविता के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को कहता है कि आई एम सो लॉन्ग ए वर्शिपर ऑफ नेचर। तो ए वर्शिपर ऑफ नेचर इस कविता के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने को बताया है। What is the name of the river mentioned in the poem। इस कविता के अंदर दोस्तों दो रिवर हैं जिनका जिक्र किया गया है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो कौन सी रिवर है? द रिवर वाई है, लिफे है, टेम्स है, नील रिवर है। तो सही आंसर दोस्तों है द वाई रिवर। और यहां पर एक जानकारी और दे दूं आपको दोस्तों, इस कविता के अंदर रिवर वाई और सेवर्न रिवर का जिक्र हुआ है। दो नदियों का जिक्र हुआ है, पहली है वाई और दूसरी सेवर्न है दोस्तों, सेवर्न रिवर। दो नदियों का जिक्र हुआ है, पहली वाई दूसरी सेवर्न। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर है दोस्तों रिवर वाई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ पंक्चुएशन यूज्ड इन द पोएम। इनमें से कौन सा पंक्चुएशन जो है इस कविता में यूज नहीं किया गया है? एक्सक्लेमेशन मार्क है, हाँ जी है, पीरियड है, ठीक है, सेमीकोलन है, क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इसमें नहीं किया गया, मीन्स देयर इज नो सेंटेंस रिलेटेड टू द क्वेश्चन मार्क इन दिस पोएम द टिंटन एबे। What year was the poem composed। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष इस कविता की रचना की गई। तो इस कविता की रचना दोस्तों सीधे आंसर पे आते हैं 1798 में की गई, 1798 में। और यह लिरिकल बैलाड्स में इसको पब्लिश किया गया 1798 में ही। ध्यान रखिएगा दोस्तों 1798 में लिरिकल बैलाड्स में इसको पब्लिश किया गया है। What does the speaker describe। स्पीकर वर्णन किस चीज का करता है? एज ए ड्वेलिंग प्लेस, एक ड्वेलिंग प्लेस के रूप में, यानी किस चीज को उसने ड्वेलिंग प्लेस कहा है? फॉर ऑल स्वीट साउंड, सभी मधुर आवाजों के लिए, एंड हारमोनीज, और हारमोनीज के लिए। ए ड्वेलिंग प्लेस कहा है फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमोनीज। किसको कहा है दोस्तों? तो मेमोरी को कहा है उसने। सही आंसर है इसका मेमोरी। व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब, किस चीज का वर्णन करता है? ड्वेलिंग प्लेस, एक ड्वेलिंग निवास करने वाला स्थान बताता है। स्वीट साउंड्स और एंड हारमोनीज का, इसको मेमोरी को।
व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स इज द पोएम रिटन इन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, जिन क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बताऊं वो 100% आपको याद करने हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, किस प्रकार की कविता है ये, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, राइमिंग वर्ड्स में लिखी गई है। तो आपको मालूम होगा कि मोस्ट ऑफ द पोएम्स, जो ज्यादातर कविताएं हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई हैं, और टिंटन एवे भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। यहां पर आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, यदि मीटर की बात आए तो ध्यान रखिएगा आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आयम्बिक पेंटामीटर आप लिख लीजिएगा, आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें प्रयोग किया गया है। परंतु ये चीज और बता दूं, ये सर्टेन नहीं है, सर्टेन से मतलब कुछ लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर से रिलेटेड है या मैक्सिमम लाइंस, परंतु उसने उसको डिफरेंशिएट भी किया है इस कविता के अंदर। आपसे पूछा जाएगा वर्ड्स क्या है, तो ब्लैंक वर्ड्स में इसको लिखा गया है दोस्तों। किसमें लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following personifications is not used to describe nature? The end of the fourth section. देखो दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ सेक्शन की बात आई है, तो मैं आपको इस कविता के पहले सेक्शन बता देता हूं, कौन कौन से सेक्शन हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन। ये जो मैं डिटेल यहाँ पे आपको बताऊंगा, इसको आप जरूर नोट कर लें, क्या डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं आपको, जिस तरह से ये मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई भी कोचिंग सेंटर वाला इस तरह से ये वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इन सभी डिटेल्स के वो चाहे तो लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत मेहनत के बाद ये वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, समझें, ठीक है। ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन का आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, बट डोंट यूज इन अ नेगेटिव वे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। द पोएटिक थॉट कंसिस्ट ऑफ 5 हार्मोनियस पार्ट्स। इस पूरी कविता में 5 पार्ट इंक्लूडेड है। मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि जो कविता है टिंटन एवे वो कुल कितने पार्टों में डिवाइड है, तो आपका आंसर होगा 5। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। कितने पार्ट हैं दोस्तों? 5 पार्ट हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कितने पार्ट हैं? 5। देयर आर 5 पार्ट्स इन द पोएम टिंटन एवे। अब आपको मैं बताता हूं पहले पार्ट में कितनी लाइन है। इन द फर्स्ट 22 लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द वाई रिवर। तो जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, 22 लाइन्स हैं उसमें, और उन 22 लाइन्स में जो वाई रिवर है उसका कवि वर्णन करता है। इट मे बी कॉल्ड द फर्स्ट पार्ट। इट इज यूज्ड, और वी मे से दैट द first 22 lines made a part that is first. Yeah, you may say that first part. पहले पार्ट में 22 लाइन्स हैं। In the second part, the poet describes the benefits of the memories of his first visit. देखिए जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, 23 लाइन से 50 लाइन तक का वो पार्ट है जिसको हम सेकंड पार्ट कह रहे हैं। ये आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन डीप में जाता है तो यहां से जरूर पूछा जाएगा। इन द सेकेंड द पोएट डिस्क्राइब, सेकेंड पार्ट में पोएट जो है वो वर्णन करता है द बेनिफिट्स, लाभों का, ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार के, टू द वाई। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा चेंज करेंगे। इन द सेकेंड पार्ट में जो पोएट है वो डिस्क्राइब करता है द बेनिफिट्स, लाभ बताता है वो, ऑफ द मेमोरीज ऑफ हिज फर्स्ट विजिट। जो पहली विजिट थी उसकी 1793 में, उसके वो फायदे बताता है। इट वॉज द सेकेंड पार्ट, और मैंने आपको बताया कि सेकेंड पार्ट जो है वो 23 से 50 लाइन तक है। और थर्ड पार्ट की यदि बात करें दोस्तों, तो थर्ड पार्ट 51 लाइन से 59 लाइन तक का है,
और इस पार्ट में इन द थर्ड पार्ट ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द वाई रिवर। वह वाई रिवर के प्रति तीसरे भाग में अपने आभार को व्यक्त करता है। तो अगर हम बात करें पहले पार्ट में वाई रिवर की प्रशंसा होती है, दूसरे पार्ट में वो मेमोरी को याद करता है, फर्स्ट विजिट को याद करता है, और तीसरे पार्ट में वो वाई रिवर के प्रति अपने आभार को व्यक्त करता है। और चौथा पार्ट जो है दोस्तों वो 60 से 113 लाइन तक का है, यानी कि 60 लाइनों से 113 लाइनें जो हैं वो चौथा पार्ट बनाती हैं। He indirectly describes in the fourth part of this poem, he indirectly describes the states of his love of nature। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर ही दोस्तों उसने जो अपनी अवस्थाएं हैं, लव की जो स्टेजेस हैं, उसका वर्णन किया है। और मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया हुआ है दोस्तों कि वो कुल मिलाकर के 3 स्टेजेस हैं उसकी लव की, वो मैंने आपको फाइनल किया है पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पर हम फोर्थ सेक्शन की बात कर रहे हैं। फोर्थ सेक्शन दोस्तों 60 लाइन से 113 लाइन तक का है। और अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेक्शन की। तो फिफ्थ सेक्शन जो है दोस्तों वो 114 लाइन से अंतिम 160वीं लाइन तक है, और जिसमें द फिफ्थ पार्ट जो है दैट कंटेन्स हिज एड्रेसिंग टू हिज सिस्टर डोरोथी। जो 5वां पार्ट है दोस्तों उसमें वो अपनी सिस्टर डोरोथी को एड्रेस करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस कविता के अंदर कुल 5 पार्ट हैं या 5 सेक्शन हैं। पहली 22 लाइनें पहला सेक्शन बनाती हैं, उसके बाद 23 से 50 लाइनें दूसरा सेक्शन बनाती हैं, उसके बाद 51 से 59 तक तीसरा सेक्शन बनाती हैं, और 60 से 113 लाइनें चौथा सेक्शन बनाती हैं, और 114 से 160 लाइनों तक फिफ्थ सेक्शन बनता है। पहले पार्ट में पहले सेक्शन में वो वाई रिवर की प्रशंसा करता है, उसका वर्णन करता है। दूसरे में वो अपनी मेमोरी, अपनी फर्स्ट विजिट का वर्णन करता है। तीसरे में वो वाई रिवर के प्रति अपने आभार को व्यक्त करता है। चौथे में वो स्टेट्स ऑफ लव का वर्णन करता है, और फिफ्थ में वो डोरोथी को एड्रेस करता है। तो ये थी दोस्तों, ये थे पार्ट ऑफ द पोएम। आई हैव वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड यू, और इसको आप जरूर नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आराम से सुन लें और नोट कर लें। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, Which of the following personifications is not used to describe nature at the end of the fourth section? तो the guardian of my heart कहाँ है, the nurse कहाँ है, the guide कहाँ है, the goddess कहाँ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नॉट लिखा गया है, ठीक है। तो कह रहे क्या नहीं कहा है। तो मैंने एक कोटेशन आपको पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि गार्जियन भी कहाँ है, नर्स भी कहाँ है, गाइड भी कहाँ है। ये तीनों वर्णन इस कविता में हमको मिलते हैं। उसने नेचर को गाइड की संज्ञा दी है, नर्स की संज्ञा दी है, गार्जियन की संज्ञा दी है, बट गॉडेस की संज्ञा दोस्तों इस कविता में वर्णित नहीं है। तो इट इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस द लास्ट टाइम द स्पीकर टर्न टू द रिवर। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, पहली जो विजिट है वो 1793 में हुई थी, और दूसरी जो विजिट है वो 1798 में हो रही है। और पहली लाइन भी मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको याद होगा, 5 summers have passed, 5 ऋतुएं बीत चुकी हैं। तो वो 5 वर्ष का समय 1793 से 1798 के मध्य का है। तो आंसर हुआ दोस्तों 5 years। पहली विजिट भी वो आपसे पूछ ले तो 1793 में, याद रखिएगा। What word does the speaker use to refer to their family member?
किस वर्ड का वो प्रयोग करता है? व्हाट वर्ड डज द स्पीकर यूज टू रेफर टू देयर फैमिली मेंबर? क्या कहता है? वो फ्रेंड से शब्द का प्रयोग करता है दोस्तों। फ्रेंड शब्द का इसमें उसने प्रयोग किया है अपने फैमिली को इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच एनिमल डज द स्पीकर लाइकन द यूथ वर्जन ऑफ देमसेल्व्स? तो इनमें से किस एनिमल का जिक्र उसने किया है दोस्तों इस कविता के अंदर? तो आर रो। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस भी अब पिछले एग्जाम से मैंने देखा है कि पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा ए रो इज द करेक्ट आंसर। इसका वर्णन इस कविता में किया गया है एनिमल का नाम। जब शेक्सपियर के प्ले के अंदर फ्लावर के बारे में पूछा जा सकता है, तो फिर वर्ड्सवर्थ की कविता के अंदर एनिमल के नाम को क्यों नहीं पूछा जा सकता? और एक एक्सपीरियंस जरूर मैं अपना शेयर करूंगा यहाँ पे दोस्तों आप सभी के साथ। मैं नेट का एग्जाम देने गया था, आप सभी को बता दूं 2.5 मार्क्स से मेरा नेट का एग्जाम जो है वो मैं क्रैक नहीं कर पाया। तो बड़ा दुखद रहा मेरे लिए कि ये एग्जाम मेरा जो है क्लियर नहीं हुआ। 2.5 नंबर से इसमें मैं पीछे रह गया। तो उस पेपर में दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी ने एक नॉवेल लिखा हुआ था, मुझे अभी नाम तो याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नॉवेल के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, एक डंकी कैरेक्टर है, उसका नाम क्या था। तो जब नेट जैसे एग्जाम में नॉवेल के अंदर गधे का नाम पूछा जा सकता है, तो फिर इस कविता में तो बहुत सुंदर कविता है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी दोस्तों आजकल पूछे जाने लगे हैं। अगला है, विच फैमिली मेंबर्स डज द स्पीकर एड्रेस इन द 5th सेक्शन? कि 5वां सेक्शन जो है दोस्तों उसमें को किस फैमिली मेंबर को एड्रेस किया गया है? बताइए दोस्तों। देयर ब्रदर, देयर मदर, देयर फादर, देयर सिस्टर। तो वर्ड्सवर्थ एड्रेस हिज सिस्टर डोरोथी। डोरोथी को एड्रेस करते हैं वो, और आपको मालूम है इस टूर में डोरोथी उनके साथ थी। What type of meter does the poet use in lines composed a few miles above Tintern Abbey? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूं या जो डिटेल में बोल करके आपको बता रहा हूं वो जरूर आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग हुआ है, तो वही बात यहाँ पर भी है, इसलिए सही आंसर है आयम्बिक पेंटामीटर। दोस्तों यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि वर्क किस प्रकार का है, पब्लिश कब हुआ है और उसको किस फॉर्म में लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Which of the following is a notable adjective used to describe the river in the lines composed a few miles above Tintern Abbey? इनमें से कौन सा जो एडजेक्टिव है वो प्रयोग किया गया है? तो ये जो लास्ट में दिया गया है दोस्तों, सैल्वन रिवर कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब द रिवर, सैल्वन रिवर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सेल्विन यहाँ पे एड्रेसिंग की गई है, सेल्विन उसको बताया गया है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों डी। तो मुझे उम्मीद है ये ऑब्जेक्टिव्स और ये डिटेल आपको पसंद आई होगी दोस्तों। चलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई यदि आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, किसी का कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, ताकि अगला जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको स्पष्ट कर दूंगा। अब भी मैं आपको 23 और 24 पोएम्स के ऑब्जेक्टिव इसी तरह से कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों।